ये रिकॉर्ड किया। So the observed amount of the product formed is right, so is less than the actual amount. Less नहीं लिखे उसमें, amount of product formed is less than the actual amount, than the actual amount that must be formed in the reaction. That should be formed in the reaction. Formed in the reaction. तो ये होता है, इसको अपन कहते हैं परसेंटेज ऑफ यील्ड। अब अगर अपन परसेंटेज ऑफ यील्ड की बात करेंगे तो अब अपने पास है कि भाई आपने जो कैलकुलेट किया ना वो एक्चुअली कम आ रहा है जितना एक्चुअल में होना चाहिए। चलो देखते हैं क्या है वो, एक एग्जांपल लेके। तो अपन सपोज करते हैं इन अ रिएक्शन व्हेन 28 ग्राम ऑफ N2 reacts with 6 gram of H2, the mass of ammonia formed in the reaction, NH3 formed in the reaction is, suppose कर लेते हैं 24 का, और अपन से कहा गया कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ यील्ड, the percentage of yield in reaction of reaction। ठीक है, अब आप इस पार्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और देखो अपन क्या करते हैं। अगर अपन सबको पता है कि अगर अपन N2 को रिएक्ट करेंगे H2 के साथ तो अमोनिया बनेगा, ये अपन को पता है। अगर N2 को 3H2 से रिएक्ट करेंगे तो ट्वाइस ऑफ NH3 बनेगा, ये बैलेंस रिएक्शन होगा। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन अगर अपन देखेंगे तो नाइट्रोजन का मोलकुलर मास कितना होता है, तो 28 ग्राम। एक नाइट्रोजन 14 ग्राम होता है, और हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन 2 ग्राम होता है, तो 6 ग्राम होता है। इसका 28 ग्राम इसके 6 ग्राम से रिएक्ट करेगा तो 34 ग्राम ये बनेगा बाय द कंजर्वेशन ऑफ, राइट। सो अपन कहेंगे अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, है ना, when 28 gram of N2 reacts with 6 gram of H2, then 34 gram of ammonia is formed, NH3 is formed, तो 34 ग्राम अमोनिया बनता है। अब आपने जो क्वेश्चन मुझे दिया था, अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। भाई अगर 28 ग्राम N2 6 ग्राम H2 से रिएक्ट करेगा तो अमोनिया फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज हाउ मच, 24 ग्राम। हाउ इट इज पॉसिबल, होना तो चाहिए 34 ग्राम, बट आप तो 24 बता रहे हो। भाई ये भी सफिशिएंट अमाउंट में है, ये भी सफिशिएंट अमाउंट में है। चाहे आप ये बोलो कि 28 ग्राम 6 ग्राम से रिएक्ट करता है, या आप ये बोलो कि 6 ग्राम 28 ग्राम से रिएक्ट करेगा तो 34 ग्राम है। दोनों में से कुछ भी बोलो, दोनों ही सफिशिएंट अमाउंट में है, तो 34 ग्राम तो बनना ही चाहिए। लेकिन बन क्या रहा है, बट ड्यू टू सम राइट ना एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब कुछ और हो गया, प्रेशर कुछ अफेक्ट कर गया या टेम्परेचर कुछ चेंज हो गया, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, द ऑब्जर्व्ड वेट इज, ये तो एक्चुअल वेट हो गया अपना, द ऑब्जर्व्ड वेट फॉर्म्ड इज, वेट फॉर्म्ड इज 24 ग्राम, ये बना। तो फिर परसेंटेज ऑफ यील्ड क्या होगा, तो अपन कहेंगे भाई परसेंटेज ऑफ यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू होता है कि आप ये बताओ कि कितना आया, तो वो ऑब्जर्व्ड वेट होता है, और एक्चुअल में होना कितना चाहिए जो मैक्सिमम बनेगा इनके रिएक्शन से, वो एक्चुअल वेट होता है।
तो मल्टीप्लाई करो 100 से टू गेट द परसेंटेज ऑफ यील्ड। तो अपन कहेंगे ठीक है। सो ऑब्जर्व वेट अपना कितना है 24 ग्राम, और एक्चुअल वेट कितना आना चाहिए 34 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100 लिख लो, वी गेट द परसेंटेज ऑफ यील्ड। ये परसेंटेज ऑफ यील्ड। अब ये कह रहा है कि बाकी वेट कहाँ गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से। मैं तो कह रहा हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होना चाहिए, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि भाई परसेंटेज ऑफ यील्ड मतलब 100% हमेशा ही कंजर्व होने चाहिए। भाई अपन कहेंगे अगर 24 ग्राम बन रहा है तो या तो इसका कुछ मास ऐसा हुआ जो रिएक्ट नहीं कर पाया, या तो इसका मास ऐसा कुछ हुआ जो रिएक्ट नहीं कर पाया। अब अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपने मुझे 28 ग्राम N2 तो दिया था, लेकिन पूरा प्योर नहीं था। जो प्योर होगा वही रिएक्ट करके ये बना दिया। भाई हमने आपसे कहा कि ये N2 28 ग्राम है, मान लो वो प्योर नहीं है, फिर क्या करोगे? जितना प्योर है उतना ही तो रिएक्ट कर पाएगा इसके साथ, तो जो इम्प्योर था वो बच गया। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा, ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो कुछ भी हो सकते हैं। हमने जो कैलकुलेशन किया उससे 24 ग्राम अमोनिया आ रहा है। तो फिर अपन कहेंगे अगर 24 ग्राम अमोनिया आ रहा है तो बता देंगे भाई उस केस में फिर 24 ग्राम अमोनिया है। इसका मतलब है कि आना चाहिए था एक्चुअली में वेट 34, लेकिन आ रहा है 24। तो अपन कहेंगे उसमें परसेंटेज अपन कैलकुलेट करके बता दें कितना परसेंट आया। 24 डिवाइडेड बाय 34, जरा जल्दी से कैलकुलेट कर दो। 70.58। लो भाई 70.58 आया। तो मैं लिख देता हूँ उसको 70.58। ठीक है, so we'll write that 70.58, so this will be 70.58%। लो भाई इतना परसेंटेज निकला है। अब कभी कभी क्वेश्चन में अपन को दे भी सकते हैं कि भाई बताओ किसी भी रिएक्शन, मतलब इसको दूसरे तरीके से ही बोल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एग्जांपल, तो मैंने आपसे कहा कि जब मैं अब एक मतलब जनरल रिएक्शन, मतलब ऐसे वर्ड में लिखा होगा या ऐसे लिखो आप, एक ही बात है हमारे लिए। तो अगर मान लो अपन ने ऐसे लिखा हुआ है, मान लेते हैं भाई ट्वाइस ऑफ ए है प्लस थ्राइस ऑफ सी, और ये 5b, ऐसे एक रिएक्शन है अपने पास। ठीक है, और अपने पास यहाँ पर गिवन है कि इसका सपोज करते हैं कि इसके मेरे पास है 0.3 और इसके मेरे पास है 0.2। ठीक है, तो अपन से कहा गया कि पहले तो आप ये बताओ कि ये कितना फॉर्म हुआ, और दूसरी बात ये कितना फॉर्म होगा तो वो तो एक्चुअली यील्ड होगा, क्योंकि अभी तक आपने परसेंटेज की बात नहीं की। लेकिन अपन कहेंगे ये कितना फॉर्म हुआ अज्यूमिंग कि भाई 80% यील्ड है, तो देख लेंगे 80% यील्ड है तो कितना होगा। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, हाँ, क्योंकि थोड़ा लिखा रहेगा तो आपको पता रहेगा, वरना सर ने क्या कहा था भूल गए। तो मैंने आपको क्वेश्चन में कहा कि भाई 0.3 मोल्स ऑफ ए treated with 0.2 moles of C, right, to form B. Calculate the moles of B form if the percentage of yield of reaction is 80%। ऐसे ले लेते हैं। तो ठीक है, अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई अब पहले तो ये चेक करूंगा कि इनमें लिमिटिंग एजेंट क्यों है, कौन है, क्योंकि इसमें तो आपने एग्जैक्ट डाटा दिया हुआ था, तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं थी, वो तो यहीं से दिख रहे थे अपन को, भाई आपने सफिशिएंट दे रखा है, यहाँ तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इन दोनों में लिमिटिंग एजेंट कौन सा होगा? पहले तो पर लिमिटिंग एजेंट चाहिए, बताओ भाई लिमिटिंग एजेंट। सर सी है लिमिटिंग सर एजेंट। ए। दो अलग अलग कैसे हो सकते हैं?
तुम लोग ऐसे तो नहीं एक साथ बैठे और व्हाट्सएप पे चैट करके बोल दिया कि मैं ये बोलूंगा तू सी बोल दे। सर खुद ही बता देंगे। हाँ हाँ नहीं सर, हाँ सर। सर। कौन सा? सी। इसके 2 मोल्स के लिए इसके 3 मोल चाहिए, मतलब इसका इसके जितने होंगे इसके 1.5 टाइम चाहिए, तो इसके 3 मोल के लिए इसके 0.45 चाहिए, और है कितना? 0.2। दिस इज द लिमिटिंग रेंज। किसी को डाउट है तो बोलो। सर आप बस बोलो ना, आपने अभी क्या समझा है? सर हैं? सी है ना लिमिटिंग एजेंट? हाँ हाँ हाँ, किसी को डाउट है तो बोलो, बताना है या समझ में आ गया सबको? सर आप बस बोलो ना ये आ वाला, गया सर। आपने कैसे ढूंढा लिमिटिंग? ये लो, हो गया ना? वापस बोलो ना सर। हाँ ये लो, बता दिया। a/2 इज इक्वल टू b/3। a को पूरा कंज्यूम करते हैं तो b कितना चाहिए? तो ये 0.9 होगा, डिवाइड बाय 2 मतलब 0.45 चाहिए b। अगर a को पूरा कंज्यूम करना है 0.3, तो b कितना चाहिए? इधर मल्टीप्लाई करो 0.9 डिवाइड बाय 0.45। और है कितना तुम्हारे पास? 0.2, तो कम है वही ना? लिमिटिंग रेंज। तो कम है ना सर वो? वो सी है ना, सर वो सी है ना लेकिन। अरे तो लिख ले, ये ले, सी हो गया। अब बताओ, हो गया ना लिमिटिंग रीजन? हाँ सर समझ गया। सर आपने जो पहले मेथड किया था वो भी बताओ। कौन सा किया था? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो यही किया था। सर पहले आपने कुछ बोला था ना कि 0.3 है तो वो तो 0.2 बेटा, ऐसा कुछ तो। वो ना थोड़ा सा धीरे 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 आ जाएगा, वो थोड़ा सा देखना। जो 2 और 3 का रेशियो है ना, मैंने उससे किया। मतलब मेरे तो बहुत सारे मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के। ये 2 था, ये 3 था, तो अगर ये 1 होगा तो ये 1.5 होगा, तो जितना ये होगा उसका 1.5 टाइम्स ये है। तो अगर इसको मैं लिखूंगा 0.3, तो इसको 1.5 टाइम लिखना पड़ेगा 0.45। तो अगर मैं इसको पूरा कंज्यूम करूंगा तो मुझे 0.45 चाहिए, और है 0.2। तो वो ये वाले मेथड मैं नहीं यूज करता कभी, ये वाला मेथड मैं कभी यूज नहीं करता, मैं तो इसी मेथड से करता हूँ। लेकिन स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा मेथड ये होता है, तो फिर मैं इससे मैं भी नहीं करता, जबकि मेरे लिए बहुत इजी ये पड़ता है। मैं तो देखते 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 सबको लिखता हूँ, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं। लेकिन स्टूडेंट के लिए ये बेस्ट मेथड होता है। बाद में उसे, क्योंकि आप ये थोड़ी होता है कि भाई मूल कॉन्सेप्ट यहीं खत्म हो गया, पूरा केमिस्ट्री में चलेगा, तो फिर मैं वहां सिखा दूंगा तुमको। अच्छा अच्छा सर, चाहे ऐसे कैलकुलेट करो या ऐसे कैलकुलेट करो, एक ही बात है। तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। अपन एकदम नहीं सीखेंगे सारी चीजें। अगर मैं एकदम तुमको बिल्कुल ऐसे बताऊंगा ना कि बिल्कुल देखो मेरे जैसे एकदम कर लो, तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर तुम लोग ना थोड़ा धीरे धीरे डीमोरलाइज हो जाओगे कि यार होता तो है नहीं कुछ, है ना? तो अपन बेस्ट देखेंगे, नहीं सर कोई बात नहीं। और देखो ना, अपन ने वो लिखना बंद कर दिया, मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय 2। अपन सीधा लिखते हैं a/2 b/c/3, हो गया अपना। अपन को पता है वो मोल्स लिखने का। तो धीरे 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 अपन को सारी चीजें अच्छे से पता चल अपन को पता चल गया। अब अपन को एक बात पता था कि अगर ये लिमिटिंग रीजन है तो ये डिसाइड करेगा ये कितना बनेगा, ये थोड़ी डिसाइड करेगा, ये तो एक्सेस में। तो अब इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोल्स ऑफ बी कितना आएगा? तो अपन कहेंगे भाई 5/3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब फिर मैंने वही गलती की, रुक जाओ, फिर वही गलती कर रहा हूँ ना, डायरेक्ट लिखने वाला। तो अपन कहेंगे देख भाई, अब c/3 इज इक्वल टू b/5 आया। तो c लिमिटिंग रेजेंट है, तो अब इसको तो पूरा कंज्यूम करवाना होता है, क्योंकि जो लिमिटिंग रेजेंट होता है वो पूरा कंज्यूम होता है। तो b अपने पास आ गया कितना? b के मोल्स आ गए अपने पास 0.1/3 या 0.33 लिखो, एक ही बात है। ये b के मोल्स आ गए। अब b के मोल्स जो अपने पास आए ना, ये तो तब है ना जब 100% हीट है। नाउ गिवन इन रिएक्शन, गिवन इन क्वेश्चन इज 80% हीट। मतलब होने चाहिए तो ये फॉर्म, ये एक्चुअल है, बट परसेंटेज ऑफ यील्ड कितना है? 80%। देयरफॉर मोल्स ऑफ सी, मोल्स ऑफ बी जो अपन को लिखना पड़ेगा वो कितना लिखना पड़ेगा? 0.33 तो एक्चुअल था, तो 0.333 का 80% ले लेते हैं। इसको 80/100 कर दो, लो भाई इतना बन जाएगा। भाई अगर 100% यील्ड होता तो ये बनता, इतना बताते हैं अपन।
अगर 100% डील करता तो ये एक्चुअल जो अपन ने कैलकुलेशन से की है कि बनने चाहिए भाई इतने, लेकिन सिंस आपने क्वेश्चन में दे रखा है कि इस रिएक्शन में बी बताओ कितना होगा, अज्यूमिंग दैट 80% यील्ड है रिएक्शन का, तो अगर 100% बनाना होता तो अपन केमिकल रिएक्शन से बनाते, लेकिन आपने कहा उसका 80% यील्ड है, मतलब इतना बनेगा, उसका 80% बनेगा, तो अपन बता देते हैं भाई ऑलमोस्ट 0.25 बन गया अपने पास, हो गया। लो भाई कैलकुलेट कर देना, 0.33 को मल्टीप्लाई करके आप बता दो 0.8 से, ठीक है ना, वो आंसर हो जाएगा। सो दैट इज, अपन को मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसे ही गिवन होगा कि अगर रिएक्शन है बताओ इसका यील्ड कितना होगा, अगर 80% है तो बताओ कितना अमाउंट फॉर्म होगा, या 50% है तो बताओ कितना फॉर्म होगा, तो अपन कहेंगे देख भाई एक्चुअल में कैलकुलेट कर लूंगा केमिकल रिएक्शन से, उसके बाद आप पूछ लो कितना परसेंट यील्ड है, मैं बता दूंगा उसका उतना परसेंट बनेगा, पूरा नहीं बनेगा, दैट इज परसेंटेज। तो अब तुम एक क्वेश्चन करके बताओगे, in a given reaction for decomposition of chemical, तो अपन लिखेंगे कि decomposition of chemical, calculate the mass of O2 formed when 1.58 gram of KMnO4 decompose, dissociate, decompose या dissociate, right ना, dissociate, assuming 60% yield of reaction, ये अपन को assume करना। तो रिएक्शन मुझे गिवन है, अगर मैं KMnO4 को डिकम्पोज करूंगा ना तो ये बनाएगा K2MnO4 MnO2 और O2 ये लगा। तो अपने आप से आप लिख लो, अब अपने आप कैलकुलेट कर लो, मैंने आपको रिएक्शन तो लिख दिया, बैलेंस आप खुद करोगे। अब बैलेंस क्या करना है, लो कर ही देता हूँ सर। अब इधर 8 था, इधर 4 हो गया, इधर 2 हो गया, तो ये 2 बैलेंस हो गया। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 को आपने दे ही रखा है, बचा क्या फिर, कितना होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ KMnO4? लो भाई और इजी कर दिया आपने, तो कैलकुलेशन भी नहीं दिया बिल्कुल। तो आप जरा फोकस करो यील्ड पे, कैसे कैलकुलेट करो। कितना ग्राम आया वो बताना। जी भाई हो गया, इतना टाइम थोड़ी लगता है यार।
हम्म चलो भाई, आंसर बताया किसी ने अपन को, 0.003 मोल्स ऑफ यार मोल्स तो करेक्ट नहीं है, बताओ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन। अरे भैया, आपको रिएक्शन गिवन है ट्वाइस ऑफ KMnO4। चलो एक दूसरा आंसर आया, अपन देख लेते हैं, उस आंसर को देख लेता हूँ पहले, फिर सॉल्व करूंगा। एक और आंसर आया, चलो देखते हैं किसी का आंसर सही आएगा आएगा आएगा। 0.092 ग्राम्स, मेरे ख्याल से ये काफी अच्छा है। 0.09 ग्राम्स वो भी ठीक है। ठीक है। ओके, तो देख भाई, अपन को गिवन था मोल्स ऑफ KMnO4। KMnO4 के मोल्स गिवन थे 3/1000। बाप रे, ये क्या कर रहे हैं। मोल्स ऑफ KMnO4 is 1.58, weight in gram divided by molecular weight 158। तो अपने पास आया 0.01। तो अब O2 के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ KMnO4 डिवाइड बाय 2। अब ये अपन को गिवन था, तो मोल्स ऑफ O2 आ गया। सो मोल्स ऑफ O2 विल बी इक्वल टू कितना, 0.01 डिवाइड बाय 2। तो अपन को पता था भाई मास ऑफ O2 इज इक्वल टू आ गया अपने पास, मास कैलकुलेट करना है तो मोल्स को मल्टीप्लाई करो मॉलिक्यूलर मास से, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 32 कर लो, इतना ग्राम्स हो जाएगा। तो अपने पास आया 0.16 ग्राम। अब यील्ड कितना गिवन है, सो परसेंटेज ऑफ यील्ड कितना गिवन था अपन को, इज 60%। सो द वेट फॉर्मूला इज O2 will be equal to 0.16 divided by, मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ भाई, 60/100, तो 0.6 कर देता हूँ, है ना। 0.6 कर लेते हैं अपन, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 6 36 कैंसिल हो गया। 6 36 करते हैं तो 6 3 6 और 3 18 ना, 36 ना, 9 आ गया, तो 9 और एक 10 इधर है, तो 0 और एक पॉइंट और एक 0, इतना ग्राम आ गया, 11 ग्राम आ गया। अब बताओ किसी को डाउट है तो 0.096 ग्राम, दैट इज इक्वल टू सर वापस बताओ। 96 ग्राम, ये आ गया बस। वापस बताना है, हाँ सर। किस वाले पार्ट में बताओ, इस वाले पार्ट में सर वापस चाहिए मुझे। मोल्स कैलकुलेट करना आता है आपको किसी भी कंपाउंड का? हाँ सर, तो मैंने मोल मोल्स ऑफ O2 के बाद से। हाँ ठीक है, ये आ गया। अब इसके मोल्स से इसके मोल्स को निकालना आता है आपको? हाँ सर, आता। आता है, तो फिर इधर आ गए आपके पास इसके मोल्स आ गए। तो मोल्स से मास कैलकुलेट करना आता है आपको? हाँ सर। तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया O2 के मास से, तो वेट ऑफ O2 आ गया, मतलब आप इधर आ गए। अब क्वेश्चन में कितना परसेंट यील्ड गिवन है अपन को, 60%। ये तो तब बनता जब 100% यील्ड होता, तो एक्चुअल में इतना मास बनना चाहिए, और बन कितना रहा है, 60% लेना है अपन को। उसमें बता रहे वो कि आपको मास तब बताना है जब 60% यील्ड हो। तो ये तो 100% यील्ड होता तो इतना मास, तो अगर 60% है तो फिर इसका 60% मास जो बनेगा वो अपना यील्ड होगा, वो आंसर बता दिया। अब बताओ। सर मोल्स में रख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना? हाँ, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते
मतलब आप चाहते ओके थे सर। कि अब देखो मुझे तो इतना बताना था आपको, इसलिए ऐसे कर रहा था, मैं तो यही ऐसे कर रहा था। एक सीधी सीधी बात है, K2MnO4 है प्लस MnO2 है, O2 है, ये बैलेंस है। 1.58 डिवाइड बाय 158 किसके मोल्स होंगे? जितने मोल्स इसके होंगे इसके मोल्स 1/2 कर दूंगा। 1.258 डिवाइड बाय 158, तो इसका मास कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दे 32, और परसेंटेज कितना लेना है, 60%। लो भाई आंसर आ गया, कैलकुलेशन करो आंसर। इतना स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इनिशियली आपको, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, पता नहीं सर क्या लिखते रहते हैं, फिर किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर किसी से डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते रहते हैं अपने आप ही। तो अपन को पता है कि रिएक्शन में कुछ भी अगर एक दूसरे को कोरिलेट करना है तो मोल्स के थ्रू। इसका मास गिवन था, अपन ने मोल्स कैलकुलेट कर लिया। तो किसी के मोल्स से किसी के मोल्स अगर कैलकुलेट करना है तो ये मेथड आपने मुझे बताया हुआ है, O2/1 KMnO4/2, अपन ने O2 के मोल्स आ गए, O2 के मोल्स आ गए तो फिर मास कैलकुलेट करने के लिए 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट द आंसर, है ना? तो अपन को आंसर पता चल जाएगा। सो दैट इज, विल से दैट कि भाई परसेंटेज ऑफ यील्ड। अब ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, उसमें परसेंटेज ऑफ यील्ड सब लोग बताएंगे कि कितना है, कितना मास है, ठीक है ना? तो मैं नेक्स्ट लिखने वाला हूं। अपने पास मान लो एक क्वेश्चन है, और उसमें मैंने आपसे कहा कि ठीक है, दैट इज, फिर मैं ले लेता हूं सपोज 0.3 मोल्स ऑफ, अब मैं मोल्स डायरेक्टली नहीं दूंगा, मोल्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सपोज मैंने आपसे कहा कि 5 ग्राम ऑफ A reacts with 2 gram of B to form the product C, ठीक है? Calculate the amount of C formed assuming 80% yield in the reaction. अगर रिएक्शन में 80% yield है तो कितना अमाउंट फॉर्म होगा? अपन को गिवन है atomic weight of A is equal to 20 gram and atomic weight of B is equal to 10 gram. ये गिवन है, अब बताओ कितना होगा? सर रिएक्शन, अब रिएक्शन बताऊंगा तो ठीक है, we are given that price of A 5B gives you twice of C. Hello bhai, this is the reaction. This is the reaction. बताओ सब लोग।
हाँ जी भाई, हो गया। इस बार आपको वेट इन ग्राम एटॉमिक वेट से मोल्स भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। करो करो करो। अपने पास आंसर भी आ गया। ओके, सी के मोल्स आ रहे हैं पॉइंट। अच्छा, आंसर भैया वेट में दे रहे हो या मोल्स में दे रहे हो, पहले तो ये बताओ। क्या पूछा था मैंने? कैलकुलेट द अमाउंट, मतलब मोल्स भी दे सकते हो और वो भी दे सकते हो। तो लिमिटिंग रेजेंट किसको लिखा? बी इज ए लिमिटिंग रेजेंट। सही है, सही है, सही है, सही है। तो बी इज अ लिमिटिंग रेजेंट अपन को पता चलेगा। ठीक है, ये अपन को गिवन था 0.25 और ये अपन को गिवन था 0.2। तो अब बी इज अ लिमिटिंग रेजेंट मतलब बी पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो बी अगर पूरा कंज्यूम होगा तो इसके मोल्स कितने बनेंगे? तो अपन कहेंगे भाई मोल्स ऑफ सी ना। ठीक है, लिख लेंगे अपन मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय 5। तो बी के मोल्स, क्योंकि बी लिमिटिंग एजेंट है इसलिए अपन कर लेते हैं मोल्स ऑफ सी कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट विल बी इक्वल टू 2 into मोल्स ऑफ बी कितना है 0.2 और डिवाइड बाय 5 कर लेंगे। लो भाई 0.4/5 आ गया, डिवाइड बाय 5 हो गया। तो 4/50 कर लेता हूँ, मतलब 0.8 आ गया, 0.08 आ गया। हाँ भाई, अभी किसी का आंसर और भी आया। ठीक है, ऑब्जर्व्ड मोल्स ऑफ सी। तो मोल्स ऑफ सी मेरे पास 0.0 ई आ रहा है। अब इसमें परसेंटेज ऑफ यील्ड कितना गिवन अपन को? 80%। तो पहले आप इसका 80% ले लो या बाद में आप इसका 80% ले लो, एक ही बात है। सो मोल्स ऑफ राइट ना, दैट इज सी assuming 80%। ये तो एक्चुअल यील्ड है, एक्चुअल मोल्स है। अपन को चाहिए ऑब्जर्व्ड मोल्स, तो वो होंगे 0.08 इंटू इसका कितना परसेंट लेना पड़ेगा? 80%। उतना ही गिवन है ना अपन को। ठीक है, ले भाई। तो अपन क्या करते हैं, 0.8 कर लेते हैं। सो 0.08 इंटू 0.8 करना है। 8 जो 64 होता है, तो अपन आंसर बता देते हैं भाई 0.064 आ गया। 064 आ गया। अब बताओ, मास ऑफ सी तो नहीं होगा क्योंकि एटॉमिक वेट ऑफ सी नहीं गिवन है अपन को। एक्सक्यूज मी। तो अपन को ये आ गया मोल्स ऑफ सी। अब बताओ, कोई डाउट है? सबको समझ में आया? यस सर। Yes. ठीक है। अब ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब देखो मैंने आपको। सर हाँ बोलो। सर समझ में आया, मेरे को आंसर भी आया। हाँ, पर ये डाउट है कि बी कैसे लिमिटिंग रीजन हुआ। कैलकुलेट करके देख लो ना, ये है तो आप सीधे चेक कर लो। a/3 इज इक्वल टू b/2, b/5। ये लो, ए को कंप्लीटली कंज्यूम करवा देते हैं। कितना है? 0.25 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू b/5। तो b कितना आएगा? मतलब अगर a को कंप्लीटली कंज्यूम करवाना है 0.25, तो b कितना होना चाहिए? तो 5 into 0.25 इज 1.25 डिवाइड बाय 3।
अब इसको डिवाइड बाई 3 करोगे तो इट विल बी अराउंड, ये तो काफी ज्यादा आएगा ना, इट विल बी अराउंड 0.48 ना, ये तो ज्यादा आ रहा है ना 0.4 से, तो या फिर 0.4 आ गया और इधर 1 कर लो आप तो 5 आ गया, ये इतना चाहिए। अगर ए को पूरा कंप्लीटली कंज्यूम करना है तो बी कितना चाहिए? 0.4। 0.4 और है कितना तुम्हारे पास? 0.2 इसका मतलब है 0.2 तो बहुत कम है इसको कंप्लीटली कंज्यूम करने के लिए। अगर इसको कंप्लीटली कंज्यूम करना है तो इसको 0.45 चाहिए और है 0.2, मतलब दिस इज अ लिमिटिंग रीजन। हाँ सर समझ। ठीक है, चलो अब दूसरा सीक्वेंस, दूसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं, मतलब आगे कंसेप्ट पढ़ते हैं, है ना। तो अपन क्या करेंगे आगे कंसेप्ट्स के लिए, विल राइट दैट कि अब मैं सीक्वेंशियल रिएक्शन की बात करूंगा। आपसे मैंने पढ़ाया, अब काफी एग्जांपल हो गए, परसेंटेज ऑफ फील्ड में बहुत ज्यादा एग्जांपल ले लिया मैंने। अब मैं आपको सीक्वेंशियल रिएक्शन पढ़ाऊंगा। मतलब अब पहले अभी अपन एक एक छोटे छोटे रिएक्शन से डील कर रहे थे, अब अपन एक से ज्यादा रिएक्शन से डील करेंगे, तो सीक्वेंशियल रिएक्शन बोलते हैं। सीक्वेंशियल सीक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब होता है मोर देन वन रिएक्शन व्हेन बी इन्वॉल्व। ये तो अपन को सीक्वेंस बनाने वाले हो आप, ये तो आपने बता दिया है ना। तो व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ one of the reaction is used as a reactant in the other reaction, as a reactant in the other reaction, then we get a sequence, other reaction, इसको अपन कहते हैं sequential reaction। sequential reaction में जो मेन पॉइंट अपन को याद रखना है वो ये पॉइंट है, इसको आप हमेशा ध्यान रखना। sequential reaction जो मेन पॉइंट है, वो मेन पॉइंट जो होता है वो होता है when the reactant is, और when in the reaction, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं सेंटेंस, अपन छोटे लिखते हैं। when the reactant, क्योंकि अपन को पता है रिएक्टेंट मतलब एक रिएक्शन के रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, ऊपर आपने लिखा तो है when the reactant is used as product in other reaction, its number of moles always conserved, then its number of moles always conserved, is always conserved, वो हमेशा कंजर्व होंगे, then its number of moles always conserved। तो चलो देखते हैं, सीक्वेंस बना के एक एग्जांपल देखते हैं और फिर उसके बाद अपन और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। एग्जांपल मान लेते हैं अपने पास, अब अपन ने इनर रिएक्शन, मतलब काफी सारे रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं और उसी को आप वर्ड्स में लिख देते हो, ये तो आपने देखा ही हुआ है। अपने पास एक रिएक्शन गिवन है a plus b gives you c, d भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ट्वाइस ऑफ a, थ्राइस ऑफ b, 5c एंड सपोज कर लेते हैं 1d। इसके मोल्स मुझे गिवन है 0.3 और इसके मोल्स मुझे गिवन है 0.2। b इज अ लिमिटिंग एजेंट, ये अपन को पता है। अब मान लो मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो C फॉर्म हुआ, द C फॉर्म इन द रिएक्शन, जो C फॉर्म हुआ उसको मैंने रिएक्ट करवाया E के साथ टू गेट F। तो अपन कहेंगे जो यहाँ पर C फॉर्म होगा उसको मैंने E के साथ रिएक्ट करवाया टू गेट F, अपन को F के मोल्स बताने हैं। मैं वर्ड्स में भी लिख देता हूँ। मेरा क्वेश्चन है व्हेन 0.3 मोल्स ऑफ A
moles of A reacts with 0.2 moles of B. Moles of B. The product C formed in the reaction, formed in reaction, reacts with E to form a product of F. Reacts with E to form F. Calculate the moles of F in a reaction. तो इसमें अपन को मोल्स ऑफ F बताना है कितने होंगे। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से अब अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट का डाटा किसी भी रिएक्शन में हो, ये अपन को पता है कि वहां हमको हमेशा लिमिटिंग रीजन चेक करना होता है। ये लिमिटिंग रीजन है। अब आपको C के मोल्स कैलकुलेट करना आता है, वो ऐसे B/3 और ऐसे। अब अगर मैं चाहूं तो किसी के भी मोल्स फटाफट लिख सकता हूं, आपको पता है कैसे मोल्स लिखते हैं। सो 5/3 इंटू 0.2 इसके मोल्स हो गए, मोल्स ऑफ C हो गया, C के मोल्स। अब जितने मोल्स C के यहां फॉर्म होंगे, अब एक मिनट रुकना, मैं इसको भी रिएक्शन को थोड़ा सा मोलर कोएफिशिएंट चेंज कर रहा हूं। इधर 2 है, इधर 1 है और इधर 3 है, सपोज ऐसे कर लेता हूं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं कहूंगा देखो, अब मैंने इन दोनों को रिएक्ट किया, इन दोनों में पहले लिमिटिंग रीजन चेक किया, आई गॉट दैट दिस इज अ लिमिटिंग रीजन। वो कैलकुलेट करना आपको आता है, पहले मैंने बहुत रिएक्शन में बताया आपको। अब लिमिटिंग रीजन से अपन को पता चल गया कि ये कितना फॉर्म होगा, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया कि C कितना फॉर्म होगा। किसी भी रिएक्शन में किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोल्स आपको कैलकुलेट करने आते हैं, मुझे बताने की जरूरत। अब मुझे साफ साफ कहा गया कि जितने मोल्स इसमें फॉर्म होंगे उतने ही मोल्स इसके यहां होंगे, तो यहां पर इसके मोल्स ये मोल्स हो गए C के, क्योंकि मोल्स ऑफ C रिएक्शन इज सीक्वेंशियल विद रिस्पेक्ट टू C। एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरे रिएक्शन में रिएक्टेंट जैसे यूज हो रहा है, देन इट इज अ सीक्वेंशियल रिएक्शन। वही तो कहा आपने, when the product of one of the reactions used as a reactant in the other reaction, then it is called a sequential reaction. When the reactant is used as product in the other reaction, then its number of moles is always conserved. इसके जो भी मोल्स फॉर्म होंगे वो हमेशा कंजर्व होंगे। तो अब अपने दिमाग में एक बात आएगी कि सर ये बताओ, यहाँ पर 5 मोल्स हैं और यहाँ पर 2 मोल्स हैं, तो इनका कोई रोल नहीं होगा क्या? मतलब जब आप इनको यहां लिखोगे तो कोई रोल नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। रीजन, क्योंकि ये मोलर कोफिशिएंट है, मोल्स नहीं है। ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यूज करते हो आप, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। ये मोल्स नहीं होते, मोल्स ये होते हैं जिन्हें आप लिखते हो यहाँ। तो ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको 5 मोलर कोफिशिएंट लिखना पड़ा, यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको इसका 2 मोलर कोफिशिएंट करना पड़ा। इनके रोल्स सिर्फ इनके आपस में मोल्स के कोरिलेशन के लिए यूज होता है, इनके मोल्स, इसके मोल्स आपस में कोरिलेशन के लिए यूज होगा, लेकिन जब भी रिएक्शन चेंज होगा इनका कोई रोल नहीं होगा। वहां पर मोल्स जो हैं वो ये मोल्स होते हैं जो कंजर्व होते हैं। तो यहाँ पर जितने मोल्स C के यहाँ फॉर्म होंगे वही मोल्स आप यहाँ लिखेंगे कि उतने ही मोल्स, और वही आपने कहा कि मोल्स इज ऑलवेज कंजर्व। अब अगर C के बाद मुझे F के कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियस सी बात है, अब एक ही रिएक्शन में रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, अगर किसी एक के मोल्स से दूसरे के मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो अपन को ऐसे लिखना होता है। तो यहाँ पर F के कितने मोल्स होंगे, तो अपन कहेंगे C/2 इज इक्वल टू F/3। C के मोल्स मुझे गिवन है तो मैं F के मोल्स लिख लेता हूँ। सो ये तो C के मोल्स मुझे पता है कितने हैं, वो ये गिवन है मुझे, तो F के मोल्स के लिए मैं 3/2 कर लेता हूँ पहले, और फिर C के मोल्स लिख देता हूं मैं इतने, दैट इज 5/3 इंटू 0.2। ये अपने पास आ गए मोल्स ऑफ 1/2 आ गया। ये आपके मोल्स ऑफ F आ गए। तो आप मोल्स ऑफ F लिख के बता दो भाई, दैट इज अपने पास मोल्स ऑफ F आ गया। तो अपने पास अपन लिख लेंगे दैट इज मोल्स ऑफ F इज इक्वल टू, मैं इसको हटाता हूं, तो अपन बता सकते हैं भाई देयरफॉर मोल्स ऑफ F will be equal to how much, that is, ये तो कैंसिल कर लेंगे अपन,
और ये 0.1 हो जाएगा, तो अपन कहेंगे ये 0.5 आ जाएगा, ये 0.5 आ गया, तो 0.5 अपन को पता है, पर 2 लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज सर तो फिर हाँ बोलो। सर सेकेंड रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट लिखने की जरूरत नहीं है? ये आपने दिया नहीं ना, जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट का डाटा गिवन होता है तो चेक करना होता है। ओके सर। अब मैं यहाँ भी देता ना, इसका भी डाटा देता, तो मैंने थोड़ा कम डाटा देते ना, अभी एक एक पार्ट समझते ना धीरे धीरे, अभी तो देखते जाओ मैं क्या क्या करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अभी ना एक एक पार्ट अपन चेक करते हैं। आपको ये पता चल गया ना कि यहाँ पर कुछ भी लिखा हो मोलर कोफिशिएंट, मोल्स ये होते हैं जो कंजर्व होते हैं। तो फिर तो पता चल गया, हमें पता चल गया कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है, क्योंकि वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट था सीक्वेंशियल रिएक्शन में, बाकी कोई पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं था। आपको लिमिटिंग रिएजेंट आता है, आपको किसी एक के मोल से दूसरे के मोल्स कैलकुलेट करने आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम मेरे लिए बस यही था कि आप एक बार अच्छे से समझ लो कि यहाँ पर मोल्स कैसे करता है। समझ में आया? अब मैं एक क्वेश्चन यस आपको सर। दूंगा, एक क्वेश्चन आपको दूंगा और आप लोग कैलकुलेट करके बताओगे, ठीक है? तो मैं इसको दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। अपन दूसरा एग्जाम्पल या क्वेश्चन जो भी आप चाहें कह सकते हैं। तो अपने पास गिवन है, सपोज, ठीक है, 0.3 moles of X reacts with 0.4 moles of Y to form the product Z in reaction। ठीक है, मुझे ये रिएक्शन गिवन है, 3x plus 5y gives you 2Z। The Z formed in the reaction is treated with 0.1 moles of M as given reaction। तो मैंने जो Z यहाँ फॉर्म हुआ ना, उसको मैंने रिएक्ट किया M के साथ टू फॉर्म 2P। Calculate the moles of P formed। अब बताओ क्या होगा, मोल्स ऑफ P फॉर्म। अब रिएक्शन आपको गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है। आप आराम से टेक योर टाइम, लेकिन करेक्ट करना, तो पता है क्या करना होता है। लिमिटिंग रीजन, अब मैंने दोनों में लिमिटिंग रीजन दिए हैं, क्योंकि अपन ने इसका मान भी लिखा है इस बार, इसलिए लिमिटिंग रीजन दोनों जगह है, इसलिए गड़बड़ नहीं करना। सर आप पहले वाला पेज दिखाएंगे एक बार? बिल्कुल, देख, यही तो फायदा है इसमें, ये लो। हाँ सर, हो गया। ठीक है,
लो भाई अपने पास आंसर भी आ गया एक, देखते हैं अपन। P इज इक्वल टू, सर एक मिनट, ठीक है नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे सही ही लग रहा है। और भी आंसर आया, दोनों बढ़िया। तुम लोग आंसर तो एक बार कैलकुलेशन चेक करो। सबका आंसर 0.106 आ रहा है और किसी का आंसर 0.2 भी आ रहा है यार। मुझे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तुम लोग दो आंसर बता रहे हो, एक तो 0.106 बता रहे हो, दूसरा बता रहे हो 0.2। अब तुम लोग ऐसे सलाह करके ना कि चलो तुम कुछ बताना मैं कुछ बताऊंगा, सर तो बताएंगे ही। मुझे लगता है चलो सर इस 0.106 आ रहा है। बार, हाँ यार वही तो बात है ना। लेकिन सब लोग मतलब मुझे कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं ना कि तुम कैलकुलेट करो सर। ठीक है मैं कैलकुलेट करता हूँ। इसके मोल्स मुझे गिवन है, कैलकुलेट करूँ मैं? हाँ सर करो। चल मैं मैं कैलकुलेट करता हूँ। ये मुझे 0.3 गिवन है, ये मुझे 0.4 गिवन है। तो अब मुझे लिमिटिंग रीजन चेक करना था, तो पहले तो मैं लिमिटिंग रीजन चेक कर लूंगा। तो मैं ना ए को पूरा कंज्यूम करवा देता हूँ। 0.3, 3 5 जो 15, 1.5 तो 0.5 चाहिए है 0.4। वाई इज द लिमिटिंग रीजन? आ रहा है ना? हाँ सर। यस सर। ठीक है, सर अब अपन को पता चल गया दिस इज अ लिमिटिंग रीजन। तो ठीक है, अगर ये लिमिटिंग रीजन है तो इसके मोल्स हो गए 2/5 मल्टीप्लाई बाय 0.4। तो जितने मोल्स इसके होंगे इधर कंजर्व होंगे, तो 2/5 इंटू 0.4। अब लेकिन आपने इसके भी मोल्स दे दिए, तो अब मुझे फिर लिमिटिंग रीजन चेक करना पड़ेगा। तो ये हो गया 0.8 बाय, है ना, 50। तो अब मुझे Z/3 इज इक्वल टू M/1 करना पड़ेगा। अब इसमें आ रहा है 0.8/50, मतलब कितना आ जाएगा? 0.8/5 मतलब 8/50, 0.616 है ना? तो पॉइंट कितना आ रहा है? पॉइंट 16 ले भाई 0.16 आ गया। तो ये आ गया अपने पास 0.16। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। अगर इसका पूरा 0.16 कर लें, डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू m, तो इसको अगर डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? 0.05 ना, 0.05, हाँ 0.053 है ना? 0.05। M is limiting reagent. तो अगर मुझे Z पूरा कंज्यूम करवाना है तो M कितना चाहिए? 0.05, और M है कितना? अच्छा Z सॉरी L एक्सेस है। 0.96 है Z लिमिटिंग रीजन। समझ में आया ना? यस सर। ठीक है। हाँ अब सर। अब पता क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे तुम लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अरे यार ऐसे करना होता है। ठीक है, अब आपके पास ये पता चल गया कि Z इज अ लिमिटिंग रीजन। चलो ठीक है, तो इधर बनाते हैं। तो इसके मोल्स हो गए 2/3 मल्टीप्लाई बाय 0.16, है ना? तो 0.16 का मतलब हो गया अपने पास 0.32 डिवाइड बाय 3। तो क्या कर लें? 0.1 106। ले भाई, इतने मोल्स आ रहे हैं। अब बताओ किसी को डाउट है? लगता नहीं है किसी का डाउट होगा। बोलो। अब भाई थोड़ा भी किसी को डाउट है तो बोलो, क्योंकि अब मैं एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ। XYZ और ABCD बहुत हो गया। दे दूं एक क्वेश्चन? एक मिनट। हाँ सर। किसी को डाउट नहीं ना इसमें?
ये सारे कैलकुलेशन अपन को आते हैं, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, नया पेज पे देता हूँ, ले भाई। अब अपन लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KClO3 required to produce the necessary amount of oxygen which is just sufficient to oxidize 1200 ml of carbon monoxide at STP to carbon dioxide। अब इसमें ये बताओ, तुम रिएक्शन मैं दूं या तुम लिखोगे, या ट्राई करोगे? ट्राई करोगे ना भाई? तुम लोग ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, या बोल दो कि भाई नहीं हम लोग हार गए, तो आप ही बता दो तो मैं बताऊंगा। सर पहले वाले क्वेश्चन में पी के कितने मोल्स आए थे? मेरा नेट चला गया था तो मैंने सुना नहीं। चलो मैं तेरे वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये तो सबके पास है क्वेश्चन, ये ले देख लो। ओके सर। ठीक, अब मैं रिएक्शन लिखूंगा, काफी लोग रिएक्शन लिख भी चुके होंगे, बट फिर भी मैं रिएक्शन लिख देता हूँ।
ये सीक्वेंस दिया अपन को और रिएक्शन इज सीक्वेंशियल विद रिस्पेक्ट टू O2, है ना? रिएक्शन इज सीक्वेंशियल विद रिस्पेक्ट टू O2. हो गया? चलो भाई आंसर्स आने शुरू हो गए। मुझे आंसर आया 1.0143। हाँ ठीक है। अच्छा किसी ने अपन को रिएक्शन भी पूछा था, बिल्कुल था। और 0.013 तो थोड़ा मुझे लग रहा थोड़ा कम तो नहीं है, तो थोड़ा कम लग रहा है मुझे। कितना दिया मास मैंने आपको? 1200 दिया था मैंने, और अपन को डिवाइड करना था उसमें। और भाई जो आपने मास बताया मोल्स ऑफ, अगर आपने मास बताया 0.143 तो वो गलत है। पहले मैं इसको मॉलिक्यूलर वेट भी दे देता हूँ। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3, एक मिनट रुको ना। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3 ना इज इक्वल टू 122.5 आता है। ये लो भाई मैंने मॉलिक्यूलर वेट भी दे दिया। तो वो बता रहे हैं मोल्स 122.5 ना अपन ने। तो मोल्स आपने दिया हुआ है, देख भाई देव, अब नाम लूंगा तो ठीक नहीं है ना। मोल सही है, मास कैलकुलेट कर लो। ये भाई 56.5 मोल्स तो नहीं आ सकते बेटा, बहुत बहुत ज्यादा है। तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? एक बार देख ले, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है यार। पता एक बात ध्यान रखना है, एक बात अच्छे से ध्यान रखना। मैंने यहाँ पर वॉल्यूम जो है ना ml में दिया हुआ है, लीटर्स नहीं है। सो आपको 22.4 से डिवाइड करोगे तो वो लीटर होगा, आपको 22400 से डिवाइड करना पड़ेगा। STP पे 22400 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब दूसरा आंसर भी आया अपने पास। सर मेरा करेक्ट आंसर है, अच्छा ये मोल्स थे। थोड़ा सा रॉन्ग है लेकिन ठीक है ना? शशांक का आंसर एग्जैक्ट है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज करेक्ट। मैंने सब मतलब सभी लोग बताते हैं तो समझ में नहीं आता ना किसने किसका आंसर सही है। कैसे बोलूं कि तुम्हारा आंसर सही है, क्योंकि कोई कुछ और बताता है, कोई कुछ और बताता है। देव तुमने बेटा मतलब डेसिमल का गड़बड़ है तुम्हारा, एक बार देखो। ठीक है, अब मुझे लगता है मुझे बताना पड़ेगा। मैं बताऊं, मैं बताऊं कैसे कैलकुलेट करूंगा? हाँ सर। तो फिर देखो,
पूरा कैलकुलेट करके बताऊं या इसी में बता दो रिएक्शन में? बोलो भैया। चलो देखो, मुझे ना पहले मैं पूरा कैलकुलेट करके बताता हूँ। मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड का डाटा गिवन था, तो मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 1200 वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय 22400। या अब ये गलती नहीं किया करो कि यहाँ पर सर फटाफट ऐसे कैलकुलेट करना शुरू कर दिया और इधर कैलकुलेशन नहीं करो। आपको पता है ना, इसके मोल्स को ऐसे ही रखो। अब आप लिखो, आपको मोल, ये रिएक्शन सीक्वेंशियल O2 के रिस्पेक्ट में है, तो इसका मतलब अगर मुझे डाटा इसका गिवन है तो पहले मुझे इसके मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उसके बाद सीक्वेंशियल बनाना पड़ेगा और फिर मुझे इसके मोल्स मिलेंगे। आपने इसका डाटा पूछा है भाई, इसके रिस्पेक्ट में सीक्वेंशियल था ना। आपने इसका डाटा दिया तो पहले इसका कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर इसके कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर इससे इसका कैलकुलेट कर लूंगा, क्या प्रॉब्लम है? तो मोल्स ऑफ O2 कितना होगा? तो लिख देंगे सर, अपन को पता तो है CO डिवाइड बाय 2, O2 डिवाइड बाय 1, तो जितने इसके मोल्स हैं उसको डिवाइड बाय 2 कर दो इसको। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, 12/224 मल्टीप्लाई बाय 1, लो कर दिया, O2 के मोल्स आ गए। तो इधर भी O2 के मोल्स आ गए भाई, जितने मोल्स उधर होंगे उतने मोल्स उधर होंगे। अब अगर मोल्स ऑफ O2 आ गया, ये अपने पास O2 के मोल्स आ गए, तो अब इसके मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो अपन कहेंगे KClO3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू O2 डिवाइड बाय 3। ये देखो, अब ये जो O2 के मोल्स है ना, इनको इधर सब्स्टिट्यूट कर लो। तो अपन कहेंगे देखो भाई, KClO3 के मोल्स जो है ना, दैट विल बी इक्वल टू 2 को उधर ले जाते हैं, 2/3 लिख लेते हैं और O2 के मोल्स डाल देते हैं। ये O2 के मोल्स हैं अपने पास, 12/224 मल्टीप्लाई बाय 1/2 है। ये लो मोल्स ऑफ KClO3 आ गया। अब KClO3 का ये तो मोल्स था, ये अपन को पता था कि ये मोल्स हैं, तो फिर मास कैसे कैलकुलेट करोगे? तो अपन मास कैलकुलेट कर लेंगे। कितना आएगा अपने पास? तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 12/224 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और मल्टीप्लाई बाय हो गया अपने पास 122.5। लो भाई मास। अब बस कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा अपन ऐसे करते हैं, ऐसे कर देते हैं और इसको भी कर लेते हैं 4 से। ये लो, अब अगर अपन 56 देखें तो 56 इंटू 2 होता है 112, तो अपना आंसर आ जाएगा। पहले तो 2 आ गया, अब 112 गया, इससे बचा 10, 0 डालते हैं तो 1 लेके आते हैं, तो ऑलमोस्ट कितना जाएगा? 4 7 8 7 या 8 के आसपास जाएगा। लो भैया, बोलो किसी को डाउट है तो। सर लास्ट वाला वापस रिपीट कीजिए, वो कैलकुलेशन वाला। कैलकुलेशन कर, कैलकुलेशन रिपीट नहीं करूंगा यार, तुम लोग मतलब कैलकुलेशन मुझसे करवाओगे तो गलत बात है ना। एक तो मेरा टेबल नहीं आता मुझे और फिर उसके बाद तुम लोग कैलकुलेशन करवाते हो, सब गड़बड़ कर देते हो। चल अच्छा देख, 12/224 था, है ना, मैंने सिर्फ 0 कैंसिल किया था, 1/2 कर लेते हैं बेटा और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 122.5। देखना 2 कैंसिल हो गया, 3 और 4 से कैंसिल हो गया, 4 और 56 से कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचा था? 122.5 डिवाइडेड बाय 56 ही तो बचा था, और 56 1 जा 56 2 जा 112 होता है, तो 2 टाइम्स हो गया 112, तो 10.5 बचा, डेसिमल लगा 10.5 में, तो 105 हो गया, तो एटलीस्ट 1 टाइम्स तो जाएगा, तो अपने पास 49 बचा, 49 बचा तो अपन उसको 0 और डालते हैं उसमें, तो अराउंड 8 टाइम्स चला जाएगा, तो ग्राम आ गया। कोई डाउट है? कोई डाउट है तो क्यों? तो अपन को मिल जाएगा। किसी को डाउट है तो बताओ। एवरीबॉडी गॉट इट? एक और क्वेश्चन दूं? हाँ जी भाई, अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन देने वाला हूँ। हाँ। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी उतना रिस्पांस अच्छा नहीं मिला मुझे जितना एक्सपेक्टेड था।
इसलिए मैं एक क्वेश्चन और दूंगा। अब मेरे पास क्वेश्चन है, सपोज, चलो मैं ऐसे करता हूं, KClO3 डिकम्पोज करता हूं और KClO4 बनाता हूं और O2 बनाता हूं। बैलेंस आपको करना पड़ेगा। फिर मैं KClO4 को डिकम्पोज करके KCl बनाऊंगा और O2 बनाऊंगा। और फिर O2 को P4 से रिएक्ट करवा के मैं P4O10 बनाऊंगा। मैंने रिएक्शन बैलेंस नहीं किया, मैं बैलेंस करके दूं, इसको 4 लिखूंगा, है ना, इसको 2 लिखते हैं, तो इसको भी 2 लिख देंगे, तो 2 3 जा 6 होगा, 4 बैलेंस हो जाएगा, ये 2 होगा। एक मिनट रुकना, मुझे लगता है क्योंकि मैंने इसको KClO4 कर देते हैं, इसको KClO3 कर देते हैं, ऑक्सीजन डिकम्पोज हो जाएगा ना। तो मैं इसको ऐसे कर लूंगा। अब इसको मैं ट्वाइस कर देता हूं, तो इसको ट्वाइस कर देते हैं, तो ये 8 हो गया और ये 6 हो गया, तो 2 बच गया, बैलेंस हो गया। अब इसको बैलेंस करते हैं, तो KCl तो है, ये बैलेंस हो गया, 4 ऑक्सीजन थे, अपन ने बैलेंस कर लिया। अब ऑक्सीजन से मैंने P4O10 ले लिया, पक्का। अब मैं क्या करता हूं, मैं आपसे पूछूंगा कि इसके मोल्स बताओ कितने होंगे। मैं मास भी नहीं पूछ रहा है, मोल्स पूछ रहा हूं। इसके मोल्स बताओ कितने होंगे अगर इसके मोल्स मुझे रिएक्शन में 0.1 मिलते हैं। आर फाउंड। किसी को डाउट है तो बताओ। आपको सीक्वेंस बनाना है, रिएक्शन अपन को साफ साफ दिख रहा है कि 1 मिनट है, ये KClO3 होना चाहिए, क्योंकि मुझे उधर पहले 4 लिखा था ना अपन ने, तो इधर 3 लिख लूंगा मैं। अब देख, रिएक्शन जो सीक्वेंस बन रहा है वो बन रहा है इसका इसके साथ, बाद में आपने इससे इसके साथ बनाऊंगा, इसका इसके साथ बनाऊंगा, और फिर इससे इसका बनाऊंगा। आपको रिएक्शन सीक्वेंस दिख रहा है। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट इसमें रिएक्टेंट जैसे यूज हो रहा है, इसमें इसका प्रोडक्ट एज अ रिएक्टेंट यूज हो रहा है, और अपन को ये मिल रहा है। अगर ये मिल रहा है तो फिर क्या करेंगे, इससे इसके मोल्स कैलकुलेट करते हैं, इससे इसके मोल्स, और इससे इसके मोल्स, और इससे इसके मोल्स, और इससे इसके मोल्स, लेवल तो इसके मोल्स आ जाएंगे। कैलकुलेट कर सकते हो या वर्ड्स में लिखूं? सर तो सेकंड इसमें 2 KClO3 लिखना पड़ेगा ना? हाँ चलेगा ना, अपन लिख लेंगे ये। सर हाँ अभी थर्ड रिएक्शन में O2 है ना, तो फिर वो फर्स्ट रिएक्शन में भी लास्ट में है ना +O2, तो वो कंबाइन नहीं कर सकते, सीरीज में नहीं लिख सकते, कर सकते हैं। सेकंड रिएक्शन का यूज ही नहीं होगा ना। करो, अपन तो मतलब ऐसे अज्यूम कर लेते हैं ना कि एग्जैक्टली अपन ने जो रिएक्शन यहाँ पर यूज किया, यहाँ पर जो O2 है, हम तो ये अज्यूम कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो O2 फॉर्म हुआ, सीक्वेंस बना रहे हैं ना अपन ये थोड़ी बोल रहे हैं इसमें इसको रिएक्ट करो, इसको बनाओ और फिर इसमें यूज कर लो। सर लेकिन कैलकुलेट तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि आप कहोगे कि इस रिएक्शन में जो ये बनेगा उसको मैं आगे यूज कर लूंगा, मतलब इन दोनों को सम करके यहाँ यूज करूंगा, राइट ना। मतलब आप चाहते हो कि भाई यहां से जो ये बनेगा तो O2 जो है वो ये और ये दोनों अज्यूम करूंगा मैं, क्या जरूरत है? नहीं ये सर, मोलर कोफिशिएंट थोड़ी चेंज कर पाओगे आप, चाहे कुछ भी कर। सर मीन्स जो लास्ट वाला इक्वेशन है, हाँ लास्ट वाला जो रिएक्शन है उसमें से O2 निकाल के फिर वो पहले वाले इक्वेशन में डाल देंगे। अच्छा, तुम कह रहे हो कि इसमें से O2 निकाल के इसमें डाल देंगे तो अपना हाँ, आंसर हाँ, वहां से KClO को। वो नहीं कर सकते आप, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो इसमें रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ है O2 उसको यूज किया है टू प्रोड्यूस 10, हमने इसको यूज नहीं किया टू प्रोड्यूस 10, फिर इस रिएक्शन का सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा। जबकि हमें पता है अगर आप उसको यूज करोगे तो देखो इसके मोल से इसके मोल्स आ गए, इसके मोल से इसके मोल्स आ गए, इसके मोल से इसके मोल्स आ गए, और इसके मोल से इसके मोल्स आ गए। दोनों के मोल्स अलग अलग आ रहे हैं। इसके मोल्स मतलब यहाँ जो O2 के मोल्स थे और यहाँ जो O2 के मोल्स है वो अलग अलग है।
तो अपन कैसे बोल सकते हैं कि ये 0.5 और ये 0.5 बराबर हो जाएगा? अपन कहेंगे आपने सीक्वेंस दिया है मुझे, मैं ऐसे नहीं कर सकता सीधे O2 को इधर ले जाता हूँ, नहीं। आपने ये तो नहीं कहा कि यहाँ पर जो O2 प्रोड्यूस हुआ मैंने वो यहाँ यूज किया फास्फोरस के साथ, आपने कहा इस रिएक्शन में जो O2 यूज हुआ वो यूज किया आपने। तो फिर इसके मोल्स कितने हो गए तो बता देंगे भैया, 2 into 2/3। तो फिर क्वेश्चन में सीक्वेंस दिया रहता है। हाँ, क्वेश्चन में लिखा होगा ना, मैंने बोला था ना कि मैं वर्ड में लिख के बताऊं क्या कि भाई वर्ड में क्या लिखा हुआ है। मैं इस क्वेश्चन को मान लो वर्ड्स में लिखा होता है तो मैं वर्ड में बता देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्ड में लिख देता हूं, मैंने बोला ही था आपसे ये लिखा होगा मुझे। अब आंसर तो बता ही दिया मैंने, उसमें क्या है, द पोटेशियम परक्लोरेट decompose to form potassium chloride। अभी क्या ना, अभी तुम लोग कहोगे सर ये नाम आम मुझे नहीं पता, फिर मैं क्या करूंगा, इसलिए मैं नाम देता हूं आपको कि भैया क्या क्या है। पोटेशियम क्लोराइड, then the KClO3 formed in the reaction, decomposed to produce O2, which is used, completely used to oxidize phosphorus P4 completely. If 0.1 moles of P4O10 is formed, then calculate the moles of KClO4 required in the reaction. तो मैंने आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया कि इसके डिकम्पोजिशन से जो O2 फॉर्म होगा उसको मैं कंज्यूम करूंगा कंप्लीटली इन द रिएक्शन। तो बताओ कितना मोल्स इसका रिक्वायर्ड होगा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो आप पहले ये रिएक्शन लिखोगे अपने आप और उसके बाद फिर इसके मोल्स कैलकुलेट करोगे। दिस इज ऑफ द सीक्वेंसेस, इसको कहते हैं। किसी को डाउट है तो बोलो। आंसर इज अराउंड 0.33। आंसर इज अराउंड 0.33। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, आज इतना ही पढ़ेंगे बस, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थैंक यू सर। चलो भाई बाय। थैंक यू सर, बाय सर। इसको रिवाइज सर करना। आंसर क्या है? आंसर वो 0.33 था ना, ये लिखा तो है, लिखा तो है ना 2/3, ये है ना 0.33 अपना आंसर। कि भाई आंसर अपन ने कैलकुलेट कर लिया है, इधर से अपने इधर से कैलकुलेट कर लो आप ऐसे। एक मिनट रुकना, इसको कैलकुलेट करूंगा तो जितने मोल्स इसके हैं इसके डबल मोल्स होंगे, तब 2 into 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5। लो भाई आंसर कैलकुलेट कर लेना। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, दैट्स ऑल है। चलो भाई थैंक यू, बंद कर दूं? सर आप कुछ बोल रहे थे? बस हाँ सर, हो गया लिख के। हो गया बस हो गया, बस इतना ही है। वो आवाज आ रही ना तो अपन बंद करते हैं। वैसे अपना टाइम हो गया 11:17 हो गया। चलो भाई थैंक यू, बाय सर। बाय बेटा, चलो बाय।